सो ये ऑर्गेनिक वाले पार्ट पे थे और वी वर रिवाइजिंग कि एल्कीन्स से रिलेटेड जो चीज़ें वो हम कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, इसके एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में डबल बॉन्ड जो था वो कम्प्लीटली टूट जाता है। इसके फौरन बाद अब हम बेंजीन पढ़ेंगे वैसे। तो जस्ट अ क्विक रिकैप के तीन सिनेरियोज होते थे कि यू हैड अ डबल बॉन्ड जो कम्प्लीटली टूटता था, and there were three different scenarios that would determine what products of oxidation would be formed. So I'm just going to do another molecule uh, of an alkene, another completely random molecule of alkene. So for example, I have a molecule which is uh, so now let's say this is the molecule, and I want to oxidize it. So what are you going to do? You're going to break the double bonds. Okay, both these double bonds are going to get broken. और ये जो कार्बन आटम्स है जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ डबल बॉन्ड, सिर्फ इनमें चेंजेस आएंगी। ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन दीज टू फर्स्ट। सो द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, तो ये बीच में से वो चला गया, एंड यू हैव these two carbon atoms. This one over here has a carbon chain on both sides. ऊपर भी कार्बन चेन है, इस साइड पे भी कार्बन चेन है। तो अगर दोनों साइड्स पे कार्बन चेन होती है तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल इट शुड टर्न इनटू अ कीटोन। ठीक है, वो डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। एंड द सेम इज ट्रू फॉर दिस वन कि इसके भी दोनों साइड्स पे देयर इज अ कार्बन चेन ऑन बोथ साइड्स। सो दिस वन इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ कीटोन। तो दोनों के दोनों कीटोन में कन्वर्ट होंगे। और फिर अगले पे आ जाओ कि यू हैव अ डबल बॉन्ड, और उस डबल बॉन्ड के अंदर यू हैव दीज टू कार्बन एटम्स। हाइड्रोजन सब कभी भी शो नहीं होते, इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि इट्स ओनली मेकिंग थ्री बॉन्ड्स, तो फोर्थ बॉन्ड वुड बी हाइड्रोजन, there would be two hydrogens with this one. And again, the same thing, the double bond, strong oxidation with the double bond is going to completely break. And when it breaks, तो ये दो कार्बन एटम्स आपके पास बचते हैं। और अगर कार्बन के दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन होगा, दिस थिंग विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इट्स गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, एंड दिस अदर थिंग वुड गेट कन्वर्टेड इनटू कि अगर उसके साथ एक H होगा और एक साइड पे देयर इज अ कार्बन, तो दिस वुड टर्न इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो इट वुड बी डबल बॉन्ड O एंड OH। तो आपके पास तीन सिनेरियोज हैं, उनके बेसिस के ऊपर आपने डिटरमिन करना है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूल दैट्स गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन। और ख्याल ये रखना है कि बाकी मॉलिक्यूल को नहीं छेड़ना। ठीक है, इट्स ओनली द कार्बन एटम्स that were forming double bonds, only they are the ones that are going to be converted। ठीक है, नाउ इससे आगे यहाँ तक क्लियर है, ये सारा हमने पिछला किया था। इसकी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह आई एम गोइंग टू सेंड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। अब हम मेन चीज स्टार्ट करने लगे, विच इज बेंजीन। ठीक है, दिस इज नाउ गोइंग टू बी योर ए टू केमिस्ट्री कि व्हाट इज बेंजीन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वुड बी रिवॉल्व्ड अराउंड बेंजीन। ठीक है, एंड उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह। सो स्टार्टिंग विद benzene molecule, I'm going to the first thing is I'm going to try and explain what the structure of benzene is, और साथ ही ना कंपैरिजन के लिए I'll have ethene। ठीक है, ये alkenes जो है ना they're always compared with benzenes, क्योंकि दोनों के अंदर ना कार्बन इज sp2 hybridized, which means कि कार्बन is bonded to three atoms। ठीक है, one over here and one on this side, और उसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, वो अपने p ऑर्बिटल के अंदर ही होता है। ठीक है, ये सारे अट्रैक्ट होते हैं किसी एटम के साथ, तो three electrons get attracted, the fourth electron is pretty much where it was supposed to be। ठीक है, वो वही का वही है क्योंकि there is no fourth atom। एल्कीन्स में भी यही होता था। तो जस्ट क्विकली मैं इथीन का मॉलिक्यूल दोबारा ड्रॉ करूंगा बिकॉज फॉर कंपैरिजन आई वुड हैव टू कम बैक टू इथीन। तो इथीन के अंदर यू हैड कार्बन which was forming three, it was bonded to three atoms,
ठीक है, एक साइड पे, दो साइड्स पे हाइड्रोजन है, and on the third side there is a carbon atom, and that carbon atom is pretty much doing the same, कि उसके एक साइड पे देयर इज हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन, और तीसरी साइड पे देयर इज अ कार्बन एटम, और दोनों का एक चौथा इलेक्ट्रॉन है विच इज इन द पी ऑर्बिटल, वो पैरेलल में आ जाते हैं और वो फिर ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, सो दे स्टार्ट ओवरलैपिंग अबव एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड दैट हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे होंगे, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है, so electron density would be maximum in the middle. So there's a sigma bond and then there's a pi bond. So there's a double bond. Now what happens in benzene? Benzene ki situation bhi na, it's kind of similar. Now benzene is C6 and H6. That's the molecular formula of benzene. And there are multiple representation of a benzene molecule. The easiest one to remember, which जो कि Cambridge actually accept नहीं करता, लेकिन it's the easiest one to actually understand कि how the structure is, कौन कितने bonds बना रहा है. The easiest one is कि it's a hexagonal ring structure where you have 6 carbon atoms bonded to each other. ठीक है, so it has 6 carbon atoms bonded to each other and they are alternating double bonds between them. और हर कार्बन के साथ फोर्थ बॉन्ड वुड बी विद अ हाइड्रोजन. अच्छा, स्ट्रक्चर समझने के लिए ना, इट्स दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू आर नॉट सपोज टू एक्चुअली, ऑल्दो दिस इज, इट शुड बी एक्सेप्टेबल, लेकिन केम्ब्रिज डजंट रियली कहीं पे भी ना ये वाला मेंशन नहीं करता, तो ये मैं ऊपर लिख भी देता हूँ कि दिस इज नॉट द CAI डायग्राम, बट दिस वन इज वेरी हेल्पफुल. अगर कोई आपसे पूछे कि एंगल्स क्या है, तो एंगल्स वगैरह के लिए ना, अगर वो पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगा कि कार्बन इज sp2 hybridized क्योंकि it's bonded to 3 atoms, ठीक है. So और प्लस एंगल्स भी पता लग जाएंगे कि fan shaped होगा, ठीक है, because there are 3 electron densities around it and they would be as far away from each other as possible, so the angles are going to be uh, लिख देते हैं कि this one is going to be sp2 hybridized and the bond angles are going to be 120 degrees and it's going to be trigonal. It's going to be trigonal planar. ठीक है, ये सारा मैंने ऐड कर दिया. प्लस अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो बॉन्ड्स देखने पड़ते हैं ना, तो आपको क्लियर होगा कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, ठीक है. सो दिस वन इज वेरी हेल्पफुल, बट द actual way of writing a benzene structure is this one, which is, so the actual way of writing a benzene structure is कि 6 carbon atoms, 6 carbon atoms in a ring, ठीक है, 6 रिंग के अंदर अटैच्ड है, or each one of them has a hydrogen attached to it. और बीच में ना there's going to be a ring drawn, ठीक है. That's what CIE expects you to write, to draw. अच्छा, इसके अंदर वो रिंग की वजह से ना कंफ्यूजन हो जाती है, कौन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए whenever you see this structure it would be better that you mentally ना आप उसको इमेजिन करो इस तरह, तो उसमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है. और मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट्स हैपनिंग है, ठीक है, व्हाट्स दिस रिंग एंड व्हाट डज दैट मीन. एक और इसकी जो स्केलेटल रिप्रेजेंटेशन है, स्केलेटल फॉर्मूला के अंदर यू डोंट शो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो जो skeletal representation of a benzene is, it's the skeletal representation is this. So remember, this is how you're going to write the structure, draw the structure of benzene whenever it's required. ये वो CIE expect करता है, ठीक है. अच्छा, so what's happening in benzene? तो अब ना डिटेल के अंदर ना थोड़ा सा, अभी तो मैंने खाली बस बताया कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
This is how the structure would look. ठीक है, अब डिटेल के अंदर कि हो क्या रहा है, खास तौर पे what is this ring over here and what's wrong with this structure even though this is used. So what's happening is कि if you look at any carbon atom, remember reference के लिए ना मैं इसी structure के ऊपर चला जाऊंगा. If you look at any carbon atom, you would notice that it's bonded to three atoms. So यानी sp2 hybridized है. So the carbon atom is going to be उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है, फैन शेप्ड, और एक कोई और एटम खींच के अपने साथ जोड़ रहा है. तो sp2 hybridization and the fourth electron is unused. ठीक है, कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है that's a p orbital over here. उसको मैं बाद में ड्रॉ करता हूँ. अच्छा, the next carbon atom that is exactly the same. The next carbon atom is also, वो भी तीन atoms साथ bonded है, तो एक इधर है, ठीक है, यहाँ पे there is hydrogen. So each carbon atom is exactly identical. Then you have another carbon atom over here, will be sp2 fan shaped hybridized, that's bonded to three atoms, and the next one is also exactly the same, और उससे अगला भी वही है, ठीक है. तो सारे फैन शेप्ड है, सारे तीन एटम्स से अटैच्ड है, ठीक है, all of them. And there is a hydrogen over here, a hydrogen atom over here. अच्छा, चौथा एटम कोई नहीं है. हर कार्बन के पास there is a fourth electron, and the fourth electron initially is unused. ठीक है, nothing is happening to the fourth electron because there is no fourth atom. तो वो अपने p orbital के अंदर ही उसी तरह पड़ा हुआ है. यहाँ तक, is this diagram clear? Taha clear? Dua? Qasim, is this clear? चलो ठीक है. अच्छा, so up till this point, what we have learned is that carbon is sp2 hybridized. It's bonded to three atoms. Well, it has four electrons. The fourth one is not doing anything. So whenever you have two orbitals that are in parallel, what would they do? They would start overlapping and they would start forming a pi bond. So what's going to happen is that these two would start to overlap with each other, and they would start forming a pi bond. So there's going to be electron density above and below the sigma bond that has already been formed over here. तो ये यहाँ पे ना इसमें double bond आ रहा है, ठीक है. अच्छा, similarly, these two are also in parallel. The whole structure is actually, all the orbitals are in parallel, so they would also form a pi bond. They would start to overlap, and electron densities would be above and below the sigma bond that's in between. Okay? So another pi bond is formed. So there's going to be another double bond. And this thing just continues. कि ये दो भी parallel के अंदर है, so they would also overlap, and the electron density would be above and below. So that's a third double bond. So alternating double bonds. Now remember one thing about alternating double bonds. It's not only for structures that are in a ring shape. कहीं पे भी अगर straight chain में भी ना, there are alternating double bonds. This is what's going to happen. कि if I highlight one of the orbitals, this one over here, तो ये वाला जो orbital है, अगर वो left वाले के साथ pi bond बना रहा है, so it can also get pulled and it can form a pi bond with the atom on the right side. ठीक है, वो right side के साथ भी pi bond बना सकता है. मतलब ये दोनों भी तो parallel में थे. And this is what is going to happen. कि another pi bond could be formed between them. ठीक है, वो right वाले के साथ भी जाके pi bond बना सकता है. So because all six p orbitals are in parallel, तो जैसा pi bond में होता था, pi bond में तो सिर्फ आपके पास दो orbitals होते थे जो parallel में होते थे, and they would start overlapping. क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होता था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था, इसके पास भी. So they try to fill their orbitals. ठीक है. लेकिन in benzene what happens is all six would eventually start overlapping and they're going to get delocalized over the entire benzene ring. तो ये orbital भी इसी तरह
इधर भी ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। एंड सिमिलरली ये दोनों भी तो आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे all six p orbitals, so it's like a double bond, ठीक है, but it's like a big double bond, ठीक है, जिसके अंदर all six p orbitals they start overlapping with each other. So all six p orbitals overlap, which results to form क्या होता है as a result, which results in the formation of a pi electron cloud. और इसको ना it's always going to be referred to as benzene pi electron cloud. ठीक है, अब से जब भी रेफर करना ना, this is your benzene pi electron cloud. And this is the ring that is shown over here. So basically, मतलब स्ट्रक्चर के साथ मसला क्या है कि यहाँ पे alternate double bond शो किए हैं. But the thing is, वो double bonds जो है ना, वो they start completely overlapping with each other. And end result is the electrons completely get delocalized, and they're forming a pi electron cloud above and below this hexagonal structure. 6 carbon atoms attached, and you have a benzene pi electron cloud. Is this clear to everyone? ये वाली बात, इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मूसा, इज दिस क्लियर? अब्दुल रहमान, नबिया, फजान, इज दिस क्लियर? यस और नो? अच्छा, सो कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछ लेना. सो इट्स लाइक एन एल्कीन. वापस जाओ, एल्कीन और इसमें क्या फर्क था? एल्कीन के अंदर सिर्फ 2 कार्बन एटम्स थे और सिर्फ एक डबल बॉन्ड बन रहा था जो इधर बीच में बन रहा था. बट बेंजीन has this huge pi electron cloud, और हर p orbital में एक इलेक्ट्रॉन है, so there are 6 electrons in total. इसके ऊपर लिख भी देते कि there is, मतलब 6 p orbitals overlap कर रहे हैं, so that's 1 electron each. ठीक है, 1 electron each, यानी total 6 electrons overlapping. Now what I'm going to compare is, उसको बल्कि खींच के एल्कीन को पहले साथ ले आते हैं कि हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, ये दोनों भी समझ आ गए कि ये रिंग का मतलब क्या है. ठीक है, दिस इज व्हाट सीआई इज गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. ठीक है, अच्छा इसको उठा के इधर इसके साथ रखते हैं क्योंकि अभी हमने एल्कीन्स पढ़ा है. सो अ लॉट ऑफ कंपैरिजन वुड बी डन बिटवीन एल्कीन. ये दोनों ना थोड़े से डिफरेंट है एक दूसरे से. ठीक है, बोथ ऑफ देम. सो द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली बेंजीन. इसको and the second one is an ethene molecule. अच्छा रिमेंबर, ये कोई एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है. दे आर कंप्लीटली डिफरेंट होमोलोगस सीरीज. बेंजीन एक कंप्लीटली अलग चीज है. ईथीन इज एल्कीन्स जो होते हैं, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू कमेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एंड द कमेंट इज कि एल्कीन्स, pi electron cloud in alkene has higher charge density. अच्छा, so it has a higher charge density. What that means is कि the electrons are a lot more concentrated, क्योंकि वो कहीं फैले भी नहीं है, distributed नहीं है. They're all concentrated at a particular point. मतलब दोनों के p orbitals merge किए and the electrons are right over here. They're more concentrated. But what happens in benzene? बेंजीन का ये वाला जो मैंने मार्क किया हुआ था ऑर्बिटल रेड के अंदर, ठीक है, इसको थोड़ा सा और. अच्छा, now what happens in benzene? In benzene, the electron density not only gets distributed, not only is it forming a pi bond with the carbon on the left side, but it's also forming a pi bond on the carbon on the right side. तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका लेफ्ट पे जा रहा है, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन इट्स गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड. वो लेफ्ट की तरफ भी ओवरलैप कर रहा है, वो राइट की तरफ भी ओवरलैप कर रहा है. सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अ लॉट मोर डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, हर किसी का जो पी ऑर्बिटल है ना, वो दोनों साइड्स पे जाके इज ट्राइंग टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड.
So the electron density is a lot more distributed and the electron density is a lot lesser. तो मतलब दोनों के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना वो एग्जैक्टली एक जैसा नहीं है. एल्कीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इट हैज हायर चार्ज डेंसिटी. ठीक है. वो भी लिख लेते हैं कि why does it have a higher charge density as it is more localized. मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है. बट बेंजीन स्पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बल्कि इसमें अच्छा बेंजीन स्पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड has a lot lesser charge density. It has a lot lesser charge density compared to an alkene. तो एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उससे काफी कम होगी. ठीक है. इट्स गोइंग टू बी अ लॉट लेसर. और रीजन क्या है कि रीजन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अ लॉट मोर डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. तो वो फैला हुआ है. ठीक है. इट हैज टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स ऑन बोथ साइड्स. तो इट्स मोर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा है नहीं. Is this point also clear? Okay, what's the difference between alkene pi electron cloud and a benzene pi electron cloud? ठीक है. ये सारों को clear है. Otherwise this clear? बाकियों को clear है. Hassan clear है. Sara, is this clear? अच्छा अब ठीक है. कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ लेना. ठीक है. तो जस्ट अ क्विक रिकैप. दोनों का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है लेकिन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवर हियर इन अ बेंजीन इज वे मोर डिस्ट्रीब्यूटेड. अच्छा व्हाट so how would that affect the chemical properties? The way it's going to affect the chemical properties is कि if it's more distributed, तो इसका मतलब है कि and if the charge density is lesser, so it's going to have less polarizing power. मतलब ये किसी के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं कर सकता ना. पॉजिटिव चार्ज को इतना स्ट्रांगली attract कर सकेगा. The electron density is lesser. Over here, the electron density is greater, so the polarizing power is more. और उसका एग्जाम्पल भी कर लेते हैं. अच्छा पहले शुरू के अंदर ना हम सिर्फ बेंजीन को पढ़ेंगे. उसके बाद फिर हम इसके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे. और स्टार्ट के अंदर ना अच्छा एल्कीन्स को भी कौन अट्रैक्ट करता था? एल्कीन्स को अट्रैक्ट दे वर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोफाइल्स. ठीक है. तो इसके जितने भी रिएक्शंस होते थे दे वर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो कि अभी हमने डिटेल में पढ़े हैं. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास बहुत ज्यादा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल्स अट्रैक्ट होंगे. इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी बहुत ज्यादा है बट दे आर मोर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इस इलेक्ट्रॉन्स से कौन अट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रोफाइल्स ही अट्रैक्ट होंगे. तो इसके भी रिएक्शंस जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं लेकिन दे आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो मैकेनिज्म में ना फर्क पड़ जाता है. ठीक है. इसके मैकेनिज्म्स वगैरह डिफरेंट है कंपेयर टू एल्कीन्स. सो all the reactions that you're going to study, जैसे हमने alkenes में electrophilic addition पढ़ा था, इसके अंदर हम पढ़ेंगे electrophilic substitution. इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो एल्कीन से ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है. ठीक है. क्योंकि उसकी मोर पोलराइजिंग पावर है. उससे थोड़ा वीकली अट्रैक्ट होता है. तो अब हम ना वी गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग जो इसी से रिलेटेड है एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और साथ साथ ना एल्कीन्स भी चल रहा होगा. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन. ठीक है. रिमेंबर ऑल द टाइम दे डिस्कसिंग कंपैरिजंस विद एल्कीन्स. हमेशा कंपैरिजन आ रहा होगा.
Now electrophilic substitution of benzene. What happens in electrophilic substitution? कि आपके पास you have अगर मैं इसको जल्दी से draw करूं कि you have पहले तो मैं orbital level के ऊपर ना show करता हूं बल्कि simple पहले reaction लिख लेते हैं ठीक है. So the reaction number 1 is known as bromination or you can have chlorination. ठीक है. तो पहले सिंपली हम रिएक्शन लिखते हैं उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ डज द रिएक्शन हैपन. एल्कीन्स का भी इसी तरह का रिएक्शन होता था. नाउ द रिएक्शन इज कि यू टेक अ बेंजीन. तो अच्छा, हियर इज योर 6 कार्बन एटम्स. अच्छा, हियर इज योर जस्ट 1 second. So here are your 6 carbon atoms and you have hydrogens और बीच में वो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ठीक है, which is going to be represented by a ring. तो मिडिल के अंदर there is this pi electron cloud. ठीक है, that's a benzene. You reacted with bromine. बल्कि arrow बना लेते हैं. अच्छा, so the reaction is just a second. अच्छा, now the reaction is with bromine. और इसके लिए आपको कैटलिस्ट चाहिए होगा. It's going to be FeCl FeBr3. रिमेंबर उसके अंदर एल्कीन्स के अंदर कैटलिस्ट नहीं चाहिए होता था. एल्कीन्स में ब्रोमिनेशन होती थी, वो रूम टेम्परेचर पे होती थी. इसका रिएक्शन एकदम से ना थोड़ा मुश्किल हो गया. You need a catalyst or you can use AlBr3 and pretty much the same reaction would happen with chlorine. उसके अंदर सिर्फ ये होगा कि Br2 की जगह you would have Cl2 और catalyst जो होगा ना that's going to be FeCl3 or AlCl3. That's going to be your catalyst. ठीक है, so these are your catalyst. Now what is the reaction? The reaction is कि आपका जो बेंजीन है उसमें सब्स्टिट्यूशन होगी. So हर जगह पे H है and one of the hydrogen is going to get substituted. उसकी जगह क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा और plus HBr का molecule produce होगा. So there's a substitution reaction happening and this is the benzene electron cloud. ठीक है, that's pretty much it. उस चीज को मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि आपके पास H था and that H got substituted with a Br. That's pretty much it. ठीक है, this is a simple reaction. और substitution क्लोरीन के साथ भी होती है, ब्रोमीन के साथ भी होती है. Usually it's just one atom that gets substituted. ठीक है, not more than one. Although that's a possibility, लेकिन usually it's just one of the hydrogen atom gets substituted. Add भी कर लेते हैं. ठीक है, एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन most of the time it's just one each. Now this is the reaction. Now we're going to study why this reaction happens. उसकी पूरी डिटेल, उसका mechanism. और इसके जो mechanism है ना उसको compare करेंगे with the mechanism that we studied for alkenes. कि इसके अंदर catalyst क्यों चाहिए और alkenes का जो reaction होता था उसके अंदर तो catalyst नहीं चाहिए होता था. तो पहले तो हम alkene से start करते हैं कि जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि alkene में क्या होता था कि alkene के अंदर you had ethene का molecule. You just had 2 carbon atoms and they were pi electron clouds. ठीक है, pi bond बन रहा था दोनों carbon atoms के ऊपर. और मैं पहले कह चुका हूं कि उनका जो pi electron cloud है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है. तो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जब अप्रोच करता था, व्हेन इट अप्रोचेस
the pi electron cloud of an alkene. So there's a strong repulsion. The strong repulsion causes the polarization of the bromine molecule. और bromine के ऊपर ना बड़ा strong positive charge आ जाता है और इस bromine के ऊपर बड़ा strong negative charge आ जाता है. And the polarization is so much that the bond completely breaks. Eventually it breaks. ये रिपेल होके नेगेटिव है, नेगेटिव जो होगा वो इलेक्ट्रॉन से रिपेल होगा और पॉजिटिव जो होगा वो उल्टा अट्रैक्ट होगा. सो वो पॉजिटिव वाला जो है ना वो उससे इलेक्ट्रॉन्स फर्दर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था. ठीक है, दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग. इसको अच्छा, वो उधर से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था. और फिर ऑब्वियसली यू नो कि अगले स्टेप में क्या होता था कि अगले स्टेप में अच्छा नेक्स्ट स्टेप में होता था दैट वो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, द ब्रोमीन दैट वाज पॉजिटिव would pull that pi electron cloud. ठीक है, मतलब पहले तो वो pi electron cloud इधर था, but because it's a positive bromine, it's going to pull the pi electron cloud towards it, which is why the positive charge over here would go away and इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था और कार्बोकैटायन फॉर्म होता था. और नेक्स्ट स्टेप में वो जो Br-1 which has broken off, ठीक है, so you had a Br-1 that had all these electrons that had broken off would come in and would then bond with it. ठीक है, so this was the mechanism that was happening और आपके पास प्रोडक्ट आ जाता था. Now what's going to happen in benzene? तो benzene का जरा mechanism in detail. Something similar would be happening, would be going on with benzene. Now benzene has a total of 6 carbon atoms. ठीक है, and there's this huge pi electron cloud. ठीक है, quickly. अच्छा, so अच्छा this one. So benzene ये सारे एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं and there's this electron cloud. ठीक है, एक this board के अंदर there's no copy paste वरना काम आसान हो जाता. अच्छा, so ये so there's this pi electron cloud and all of the p orbitals are overlapping, right? Now a bromine molecule would approach it, लेकिन ब्रोमीन जो है ना वो पोलराइज नहीं होगा. वो अभी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दैट्स मोर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हियर. इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना इस मॉलिक्यूल का, ठीक है, इस कार्बन आटम का, that is getting stretched, but it's one of the carbon atom is pulling it over there, the other one is pulling it over here. So it's much more distributed. तो नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा है नहीं. पोलराइजेशन होगी लेकिन थोड़ी बहुत होगी. I mean it's going to be a very tiny negative charge, this one would be a very tiny positive charge, and there's going to be this very tiny attraction. The positive bromine would very very slightly attract the electrons, लेकिन रिएक्शन नहीं होने वाला क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है that would be so weak that it would not be able to attract the pi electron cloud towards it. ठीक है, और polarization would be very very weak. So very weak polarization due to low charge density on the due to low charge density on benzenes pi electron cloud. अच्छा, यहाँ तक क्लियर है?
Hassan, clear? Abdul Rahman? Taha, is this clear? Yes, sir. अच्छा, so the thing that's happening is कि यहाँ पे जो polarization alkenes के अंदर होती थी, that was very very strong. और लिख भी देते हैं notes के अंदर के strong polarization. ठीक है, क्योंकि उधर इलेक्ट्रॉन्स इतने कॉन्सेंट्रेटेड होते थे that there was this huge repulsion और ब्रोमीन का बॉन्ड जो है ना वो रप्चर हो जाता था. But nothing of that extent is happening over here. There's very weak polarization. So खाली ब्रोमीन डालोगे ना, there won't be any reaction. जो कि ब्रोमिनेशन रूम टेम्परेचर पे होती थी बेंजीन के अंदर, there would hardly be anything happening. इसलिए आपको कैटलिस्ट चाहिए होता है. अब कैटलिस्ट का रोल क्या है? कैटलिस्ट का रोल ये कि किसी तरह अगर ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ना थोड़ा सा और पोलराइज हो जाए तो रिएक्शन हो सकता है. अगर किसी तरह ना इफ देयर इज अ ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस ब्रोमीन, तो फिर वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और उसके साथ बॉन्ड करने की कोशिश करेगा. सो वी नीड टू समहाउ पोलराइज दिस मॉलिक्यूल इवन मोर. तो इसलिए आप कैटलिस्ट डालते हो एंड द कैटलिस्ट लेट्स से इज FeBr3. ठीक है, वो ऊपर मेंशन भी है. तो लेट्स से वी हैव अ कैटलिस्ट व्हिच इज FeBr3. अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स, व्हाई आर दे गुड कैटलिस्ट? ये हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजिशन मेटल्स दे बिहेव एज वेरी गुड कैटलिस्ट. द रीजन इज कि ट्रांजिशन मेटल एंड द कंपाउंड्स they have more protons compared to normal metals. तो उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी काफी कम होती है and they have this slight affinity because they have more protons. 26 protons होते हैं आयरन के पास, तो they have this slight attraction for electrons. ठीक है, just a very tiny slight attraction. तो ये आयरन क्या करेगा? What this iron would do is कि ये इलेक्ट्रॉन्स अभी रिपेल हो रहे हैं, ठीक है, दे आर बीइंग पुश्ड टू द राइट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवर है. आयरन जो होगा ना, उसके जो 26 प्रोटॉन्स होंगे वो उसको अपनी तरफ दूसरी साइड से खींचेंगे, so that the polarization increases, and the polarization would eventually increase. This positive charge and this negative charge would become bigger in size. There's going to be more polarization because of the presence of iron catalyst. So Fe in FeBr3 helps to polarize Br2 molecule. तो खाली बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको इतना पोलराइज नहीं कर सकता. आगे आपको Fe चाहिए. Fe tries to pull the electrons from the other side, and तो दोनों फिर टीम अप कर रहे हैं ताकि ब्रोमीन का मॉलिक्यूल किसी तरह पोलराइज हो जाए. Fe क्या करेगा? वो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता हुआ अपने साथ जोड़ लेगा, एंड दिस Br पॉजिटिव वुड गेट अट्रैक्टेड टू द बेंजीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. सो द नेक्स्ट स्टेप इज, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. याद क्लियर है सारों को? दुआ इज दिस क्लियर? सारा क्लियर है? फातिमा? अच्छा, सो अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि बस इसको किस तरह खत्म करते हैं कि अच्छा, ये सारी ओवरलैपिंग. अच्छा, चलिए, आपका बेंजीन बन गया. अच्छा, नेक्स्ट है Br पॉजिटिव फॉर्म हुआ है. Fe ने ना वो, अच्छा, Fe Br के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना ऊपर, उनको तोड़ के उसके साथ उन इलेक्ट्रॉन्स को उसने अपने साथ जोड़ लिया, ठीक है, एंड दिस इंटायर थिंग वुड बिकम -1 क्योंकि Br-1 उसके साथ आके अटैच हो गया. So that's an intermediate. What would the Br positive do? The Br positive now, it's
वो पूरा आयन बन चुका है, वो क्या करेगा, वो इधर से इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो फालतू का कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था जो कि पाई बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व था, जो उधर दोनों साइड्स पे ओवरलैप कर रहा था, इट्स गोइंग टू ट्राई एंड पुल दैट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. So it's going to do that, and when it does that, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे ओवरलैपिंग, द ओवरलैपिंग वुड फिनिश ओवर देयर. ठीक है, उस साइड पे ओवरलैपिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, और वो जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू दिस ब्रोमीन. ठीक है, तो instead of the electron overlapping with all the other carbon atoms, the electron which was over here, the एक वो जो extra p orbital था, that gets pulled by the bromine, and the electron gets attracted to that bromine, and as a result इस पूरे बेंजीन रिंग के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, द बेंजीन रिंग वुड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसका कोई यहाँ पे पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 हो गए, क्योंकि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गॉट अट्रैक्टेड टू द ब्रोमीन. तो यहाँ पे there is this missing electron over here, right over here. तो benzene electron cloud is now incomplete. बाकी 5 पे तो है जी, छठे के ऊपर ना there is no pi electron cloud. अच्छा, ये पहली दफा सिर्फ डिटेल में बना रहा हूँ, क्योंकि हमने ये बार बार बनाने होंगे, इसके बाद में दोबारा इतनी डिटेल के अंदर जब भी मैकेनिज्म अगली दफा बनाएंगे तो मैं इतनी डिटेल में शो नहीं करूंगा. ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फैजान क्लियर है? मूसा, मुस्तफा, नबी, इज दिस क्लियर? सर एक सवाल है. यस. सर जो बी आर बॉन्ड किया है FeBr3 के साथ, हाँ वो एक वो टेम्परेरी बॉन्ड करते सिर्फ? हाँ, अभी तो टेम्पररी है, अभी अगला स्टेप आएगा, वो भी वो अलग हो जाएगा. ठीक है, अच्छा अभी अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अब अगला स्टेप ये, और इसको ना इस एज को भी मैं थोड़ा एक्सटेंड करके शो कर देता हूँ, जस्ट टू वेट सेकेंड. अच्छा, इस तरह शो कर देता हूँ. अच्छा, अभी एक एज अटैच्ड है. अब मसला ये कि दिस इज योर इंटरमीडिएट, जिस उसके अंदर कार्बोकैटायन बनता था ना, इसके अंदर ये बेंजीन का एक इंटरमीडिएट बनता है. ठीक है, सो दैट्स योर इंटरमीडिएट. अब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिसिंग है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि कौन इसका इलेक्ट्रॉन ले गया? ब्रोमीन ले गया. अब ब्रोमीन जो है दैट्स अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रॉन वैसे ही गेन करना चाहता है, या ब्रोमीन की जगह क्लोरीन भी होगा, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इसको इलेक्ट्रॉन वापस नहीं करेगा, इट हैज अ स्ट्रांग एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स. तो इन दोनों में से बेंजीन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए. हाइड्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो हाइड्रोजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज बड़े आराम से करता है. तो बेंजीन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो हाइड्रोजन जो है दैट देन गिव्स दैट इलेक्ट्रॉन बैक, मतलब बेंजीन का पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो उसका इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ से आता है? हाइड्रोजन से. एंड एज अ रिजल्ट दिस हाइड्रोजन ब्रेक्स ऑफ. ठीक है, वो पॉजिटिव आयन बन के अलग हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स पीछे छोड़ जाता है, और वो जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है ना वो फिर Br माइनस उनके साथ जाके अटैच हो जाता है, और Br के इलेक्ट्रॉन्स लेके HBr बना देता है. सो दैट्स, और FeBr3 वापस वापस फॉर्म हो जाता है. सो द फाइनल स्टेप इज कि अच्छा, अब मैं वो रिंग वगैरह नहीं बना रहा, मैं बस ठीक है, ये बस एक दफा हमने डिटेल में बनाया, इसके बाद हम दोबारा इतनी डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे. अच्छा, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड वापस पूरा हो गया. सॉरी, एक जगह वो Br था, क्योंकि H जो है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन, H ने अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो जो p ऑर्बिटल गायब हुआ था ना, वो वापस आ जाएगा, क्योंकि H हैज गिवन द इलेक्ट्रॉन्स बैक, और बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर से कंप्लीट हो जाएगा. एंड द H दैट हैज ब्रोकन ऑफ, वो उधर से Br-1 को खींचेगा, उसके बाद HBr बना देगा, एंड FeBr3 कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड. ठीक है, दैट्स प्रीटी मच इट, ऑल द मैकेनिज्म इन डिटेल. ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कैम्ब्रिज के एग्जाम में ये बस एक दफा, पहली दफा हमने किया, इसके बाद जितनी दफा भी ये मैकेनिज्म्स आएंगे, बेंजीन के डेरिवेटिव्स आएंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द सिंपलेस्ट पॉसिबल जो एग्जाम के अंदर रिक्वायर्ड है. तो इस पूरी चीज को, इस पूरे प्रोसेस को आई एम गोइंग टू सम इट अप.
और पेपर के अंदर आप किस्सा लिखोगे। अच्छा, डिटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि a lot of questions can be asked about the minor details about the mechanism, ठीक है। अच्छा, पहली चीज है कि पेपर के अंदर यूजुअली हर जगह ना बेंजीन के एटम्स भी शो नहीं किए होते, इट्स जस्ट अ स्केलेटल फॉर्मूला, ठीक है, विद अ रिंग इन द मिडल। ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को आप शो करोगे, आप शो करोगे कि जी ब्रोमीन का मॉलिक्यूल पोलराइज हो रहा है, तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, एंड देयर इज एन FeBr3 ऑन द अदर साइड, and that FeBr3 is pulling the electrons from that side. Next step, step number 2, कि benzene, अच्छा, step number 2 is कि bromine comes, bonds with one of the carbon atoms, और यहां पे बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना, दैट्स पार्शियल नाउ, क्योंकि ब्रोमीन जो आया था ना, उसने उसका एक p ऑर्बिटल अपने साथ जोड़ लिया। And on the other side you have FeBr4, ठीक है, so you have FeBr4 and that has a charge of -1. And the next step is, ठीक है, remember ये क्वेश्चन मस्त आता है, हर पेपर में आता है, ठीक है, you have to draw this every time. So next step is कि bromine H ends up giving electrons back to benzene, और H Br के electrons अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फाइनल सिनेरियो इज दैट ब्रोमीन्स ये जो बेंजीन है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंप्लीट हो जाता है। द अदर थिंग दैट्स फॉर्म्ड इज HBr और साथ FeBr3 is reformed as a catalyst. So that's your entire mechanism of this reaction, जो कि हमने डिटेल के अंदर यहाँ पे डिस्कस किया था कि electron cloud density, charge density is weak, so bromine is not polarized, so you need a catalyst, a transition metal catalyst जो दूसरी साइड से electrons को attract करता है, और positive bromine pulls the electrons and bonds with it, और अगले स्टेप में H is now, क्योंकि वो benzene electron cloud is electron deficient, so H has to give those electrons. चलिए ये इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, ये हम अगली क्लास यहीं से डिस्कस करेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस सर CI मैकेनिज्म दिखा दें एक बार। हाँ, ये मैं पेपर सर ये सेंड जो कर, इंटरमीडिएट होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, किस पे? इंटरमीडिएट हाँ, पे पॉजिटिव चार्ज होता है एक, और खास तौर पे बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है मिडिल के अंदर। पूरे कंपाउंड पे नहीं होता, किस पे? नहीं, ये पूरा पूरे इंटरमीडिएट है पूरे इस पे नहीं होता, नहीं, पूरे कंपाउंड पे ही होता है ना, ठीक तो है। हम ब्रैकेट में शो कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर। हाँ, लेकिन इसको शो इस तरह करते हैं कि वो बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। ये मैं बोर्ड का लिंक भी सेंड कर रहा हूँ, उधर से कॉपी कर लेना, जस्ट 1 सेकेंड, किधर चैट। अच्छा, राइट, एवरीवन राइट प्रेजेंट, ये मैंने बोर्ड का लिंक सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद सारे एवरीवन राइट प्रेजेंट, ताकि मैं वो अटेंडेंस ले लूँ। चलिए, और भी क्वेश्चन है तो पूछ लेना इसके बारे में। ये याद रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगले मैकेनिज्म सारे एग्जैक्टली इसी तरह के होंगे। चलिए, प्रेजेंट लिख लिया, देन यू कैन लीव, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।